स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उत्तरी क्षत्रिय परिषद की बैठक खत्म। हरियाणा, पंजाब सहित दूसरे राज्यों ने की शिरकत। साइबर अटैक जैसे मुद्दों पर गहनता से चर्चा। वन संरक्षण से जुड़े नए नियमों को लेकर घमासान शुरू। विपक्ष ने जनजातीय लोगों के अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। कहा, नए नियम लागू हुए तो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर बर्बाद होंगे जंगल। और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से समुद्री जीवों को खतरे की आशंका। नए तरह के प्लास्टिक्स भी समुद्री परिवेश के लिए खतरा। लिथियम की जरूरत बढ़ी तो गहरे समुद्रों में रहने वाले जीवों पर बढ़ सकता है संकट। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए सूचना, आप इस बुलेटिन की खबरों को PDF फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर अमृत उपाध्याय 007। इसकी PDF वहां आपको मिल सकेगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई। जयपुर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इसके साथ ही बैठक में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में शामिल राज्यों ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान खासकर साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई और उनसे निपटने के लिए सुझावों को आगे बढ़ाने की पेशकश की गई। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, जल और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बैठक के दरमियान चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद हमारे लिए जोनल काउंसिल और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर नजर डालना जरूरी है। आपको बता दें कि संविधान में जोनल काउंसिल का कोई प्रावधान नहीं है। इनका गठन दरअसल 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए हुआ था। लिहाजा यह काउंसिल एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी देश में इस तरह की 5 काउंसिल्स हैं जो गृह मंत्रालय के दायरे में आती हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव एवं नागर हवेली वेस्टर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा हैं। आखिर में सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार और पुदुचेरी शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग काउंसिल है, लेकिन उसका गठन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत हुआ था। यह काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के दायरे में आती है। सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी पूर्वोत्तर राज्य इस काउंसिल का हिस्सा हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सहित सभी जोनल काउंसिल्स की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। इसके साथ ही उस जोनल काउंसिल के मुख्यमंत्री बारी बारी से एक साल के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। इसके साथ ही हर काउंसिल में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज से मिलकर बनी होती है। इन दिनों फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ट्राइब्स के राइट्स को नजरअंदाज कर रही है और नए नियम उनके हितों के खिलाफ हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले पर्यावरण मंत्रालय ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 को नोटिफाई किया था। इन रूल्स में दिक्कत इस बात को लेकर है कि इनमें कहीं भी नए प्रोजेक्ट को लेकर ग्राम सभा से ली जाने वाली NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है। मतलब जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होना हो और उसके लिए किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइल्यूट करने की जरूरत पड़े तो कानूनन इसके लिए ग्राम सभा के पहले से मंजूरी ले ली जाती है, ताकि 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत आदिवासी लोगों को जो अधिकार मिले हैं उनका वायलेशन ना हो। लेकिन नए नियमों में इस तरह की प्रायर इंफॉर्मेशन और न ही प्रायर अप्रूवल का कोई जिक्र है। इसलिए आरोप है कि स्थानीय आदिवासी लोगों से बिना पूछे ही कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए जंगलों को काटा जा सकेगा। इससे उनके अधिकारों को लेकर ऐसा खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद फॉरेस्ट राइट्स को रिजॉल्व करने का दावा सरकार की तरफ से बराबर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ट्राइब्स को वनों से मिलने वाले कुछ उत्पादों पर अधिकार देता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि देश की कई ट्राइब्स आज भी जंगलों से मिलने वाले छोटे छोटे उत्पादों पर डिपेंड करती हैं।
नए नियमों को 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जारी किया गया है, जो 2003 के पुराने नियमों को रिप्लेस करते हैं। इनमें एडवाइजरी कमेटी, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी और रीजनल एम्पावर्ड कमेटी बनाने का जिक्र है। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी 5 से 40 हेक्टेयर वाले नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स का 60 दिन में रिव्यू करेगी। माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यह लिमिट 75 दिनों की है। हालांकि और बड़े एरिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए 120 और 150 दिनों का समय मिला है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, उससे बायोडायवर्सिटी को भी खतरा हो सकता है। इन टेक्नोलॉजीज का असर आज से लगभग 5 से 10 साल बाद मरीन बायोडायवर्सिटी पर पड़ सकता है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है, जो प्लांट स्टार्च से बने होते हैं। लेकिन इस अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये मटेरियल्स महासागरों में नेचुरल कंडीशन में बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। यहाँ तक कि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से मरीन लिटर में इजाफा हो सकता है। यूएन एनवायरनमेंट ने परसिस्टेंट मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस्ड सॉलिड मटेरियल्स को मरीन लिटर माना है, जिन्हें समुद्रों में रिलीज कर दिया जाता है। रिसर्चर्स ने प्लास्टिक की तरह लिथियम बैटरीज को लेकर भी चिंता जताई है। आजकल इलेक्ट्रिक कारों और मोबाइल्स के लिए लंबे समय चलने वाली बैटरी के लिए लिथियम बैटरीज पर फोकस किया जा रहा है। ये एक वजह है जिससे मरीन बायोडायवर्सिटी खतरे में आ सकती है, क्योंकि गहरे महासागरों में भी लिथियम के भंडार हैं। ऐसे में लाजमी है कि बढ़ती मांग के चलते इस लिथियम को भी एक्सट्रैक्ट किया जाए। दरअसल बेहद खारे जल वाले समुद्रों की गहराई में ब्राइन पूल्स होते हैं, जिनमें अच्छा खासा लिथियम पाया जाता है। लिहाजा जब इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इससे कई प्रजातियों पर खतरा बढ़ सकता है। ब्राइन पूल को आमतौर पर डीप वाटर या ब्राइन लेक कहते हैं। यह जगह समुद्र की काफ़ी गहराई में बहुत ही खारे पानी वाली जगह होती है। इसकी सैलिनिटी यानी लवणता आसपास के इलाके से बहुत ज़्यादा होती है। पोलर सी की गहराई में बर्फ से बनने वाले ब्राइन पूल की प्रोसेस को ब्राइन रिजेक्शन कहते हैं। ब्राइन पूल कुछ जीवों के लिए जहरीले माने जाते हैं। इसकी वजह है उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैसेज होती हैं। जब इन जगहों को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ये गैसेज कई समुद्री जीवों को मार सकती हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन हॉरिजॉन स्कैनिंग के जरिए किया है। इस तकनीक में दरअसल कुछ मुद्दों पर फोकस किया जाता है जिनका असर आने वाले दशकों में काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन उन्हें अभी तक अंडर एस्टिमेटेड रखा गया है। यूनिवर्सल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर भी इसी तकनीक का सहारा लिया गया है। इस शोध में मरीन प्लास्टिक से मरीन बायोडायवर्सिटी पर होने वाले असर को लेकर अलर्ट किया गया था। भारत में रेड पांडा को बचाने के लिए सिंगालीला नेशनल पार्क ने रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत रेड पांडास को चिड़ियाघरों से ले जाकर नेशनल पार्क के खुले वातावरण में छोड़ा जाएगा। इसी री वाइल्डिंग प्रोग्राम के तहत पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने पहल भी कर दी है। समुद्र तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह पार्क अगले 5 सालों में 20 रेड पांडास को रिलीज करेगा। रेड पांडास मैमल्स होते हैं। ये जीव कुछ भालू और बिल्ली की तरह दिखते हैं। इनके शरीर पर लाल, भूरे और सफ़ेद बड़े रोए होते हैं, जो इन्हें ठंडे और ऊंचाई वाली जगहों में रहने में मदद करते हैं। रेड पांडा वैसे तो ओमनीवोरस होते हैं, लेकिन मांस के मुकाबले ये बांस की पत्तियों या फल इत्यादि को ज़्यादा खाते हैं। पहले बताया जाता था कि ये जानवर रैकन्स, बिल्ली या भालू के परिवार में शामिल हैं, लेकिन बाद में इस बात को लेकर सहमति बनी कि ये एल्यूरिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमूमन इनकी आबादी टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। ये जीव नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, भूटान, चीन और म्यांमार में देखे जा सकते हैं। हालांकि आबादी में तेजी से गिरावट के चलते IUCN ने इन्हें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। संरक्षण देने के लिहाज से इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पहले शेड्यूल में रखा गया है। भारत में दोनों तरह के रेड पांडा, हिमालयन और चाइनीज रेड पांडा पाए जाते हैं। साइंग नदी के पूर्व में चाइनीज रेड पांडा पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के नरोरा वैली और सिंगालीला नेशनल पार्क, मेघालय के नॉर्किक नेशनल पार्क, सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क और अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा नेशनल पार्क में रेड पांडा को देखा जा सकता है। बुलेटिन के बाद आइए अब देखते हैं आज के एपिसोड से जुड़े कुछ सवालों को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा या से निकाय संविधानेतर या विधियेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं?
नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षत्रिय परिषद या फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयुक्त। निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 4 या फिर केवल 1 और 4। अगला सवाल है, प्रायः खबरों में रहने वाले ब्राइन पूल्स क्या हैं? ये कुछ समूह हैं जिनमें दुनिया भर के मस्तिष्क वैज्ञानिक शामिल हैं। ये कुछ समुद्री केंद्र हैं जहां से सागरीय तरंगों की तीव्रता का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये दुनिया के सबसे गहरे स्थानों में शामिल हैं, या फिर ये समुद्र की अत्यंत गहराई में मौजूद अत्यधिक लवणता वाले केंद्र हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। माय नेम इज शिबा खान। मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ और मैंने स्टडी IQ का यूपीएससी लाइव कोर्स अवेल किया है। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। आपके डाउट तुरंत ही कोशिश किया जाता है क्लियर करने की। हर स्टूडेंट्स को मेंटोर्स अलॉट किए जाते हैं। मेरे मेंटोर का नाम है ओम त्रिवेदी सर। ही इज़ रियली हेल्पफुल इन नेचर। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इवन दो उनका वीक ऑफ होता है, उसके बावजूद वो हमारी हेल्प करने में कहीं नहीं चूकते। I really want to thank each and every one or each and every team of Study IQ who is on the screen and behind the screen, who all are helping UPSC aspirant। मीन्स हमें जो बहुत हेल्प कर रहे हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।